क्लास का शुरुआत करते हैं वोकेबलरी से। और वोकेबलरी में आज का पहला वर्ड क्या है? एप्लीकेशन। सब लोग ऑनलाइन मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, जी आ रही है। जी बहुत अच्छा। हमारा पहला वर्ड है एप्लीकेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एप्लीकेशन क्या है? एक नाउन है। ठीक है, ये आया है अप्लाई के फैमिली से। अप्लाई का मतलब क्या होता है? आवेदन करना, है ना। तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन का मतलब होता है आवेदन। आवेदन एक तरह का रिक्वेस्ट होता है, तो इसके सिनोनिम्स के रूप में क्या बोल सकते हैं? रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। आवेदन का दूसरा मीनिंग होता है उपयोग, और इस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं यूज। एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर रूल मतलब यूज ऑफ ग्रामर रूल्स। क्लियर है बात? एप्लीकेशन फॉर सम पोस्ट, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। क्लियर है जी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं कुछ। एप्लीकेशन फॉर एनी पोस्ट, ठीक है। और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ समथिंग। तो ये ऑफ समथिंग है मतलब उस चीज का यूज है, और फॉर सम पोस्ट है इसका मतलब उस पोस्ट के लिए आवेदन है, दरख्वास्त है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अप्लाई। देखिए हमने कहा था ना, इसी खानदान से आया है दोनों। ठीक है, अप्लाई इसी खानदान का वर्ब है और एप्लीकेशन उसी खानदान का नाउन है। ठीक है, अप्लाई का मतलब होता है आवेदन करना, उर्दू में बोले तो दरखास्त करना, आवेदन करना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और इसका सेकंड मीनिंग होता है वर्ब के रूप में ही यूज करना, उपयोग करना, उपयोग करना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अप्लाई टू somebody फॉर समथिंग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बोले ही हैज अप्लाइड टू द मैनेजर ऑफ दिस बैंक फॉर ए लोन। क्लियर है? मतलब देखिए गौर से, अप्लाइड टू somebody। ठीक है, somebody कौन है? बैंक का मैनेजर है। किस चीज के लिए अप्लाई किया? लोन के लिए। तो ये वाला पैटर्न फॉलो हो गया ना? ठीक है। अच्छा, एक और पैटर्न है इसका, अप्लाई समथिंग ऑन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बोलते हैं he applied this cream on his skin। उसने इस क्रीम को अप्लाई किया कहां पर? अपने स्किन पर। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अप्लाई करने का अर्थ क्या हो रहा है? यूज करना। राइट, यहां पर यूज का अर्थ आ रहा है। और यहां अप्लाई का मतलब क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट कर रहा है वो। ये रिक्वेस्ट फॉर्मल तरीके से रिटन फॉर्म में होता है, रिटन के तरीके से होता है, तब उसको अप्लाई करना कहते हैं। आई होप की चीजें क्लियर होती जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या जी? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट नाउन है। MENT कहीं लगा रहे तो क्या रहता है? नाउन रहता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज ये एक नाउन है। देखिए अच्छे से देखिएगा तो ये अपॉइंट के खानदान से निकल के आया है।
ठीक है। अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त करना, किसी को किसी काम के लिए लगाना, ठीक है, ऑफिशियल तरीके से लगाना, तो उसको अपॉइंट कहते हैं। उसके बदले सैलरी या वेजेज या रेम्यूनरेशन मिलता है, तो उसको अपॉइंट करना कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपॉइंटमेंट क्या है? एक तरह से नियुक्ति है। नियुक्ति, नियुक्ति मतलब रोजगार, ठीक है। इसको आप एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अपॉइंटमेंट जब लेते हैं तो किसी से मिलने का समय भी लेते हैं, तो अपॉइंटमेंट एक तरह का मीटिंग भी है, या मीटिंग टाइम है, या मीटिंग शेड्यूल है। मीटिंग शेड्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोच है ना, बहुत अच्छा। APPROACH, अप्रोच। अप्रोच दो तरीके से यूज किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में। अप्रोच नाउन के रूप में रहेगा तो क्या रहेगा, और वर्ब के रूप में रहेगा तो क्या? अप्रोच नाउन के रूप में है पहुंच, एक मीनिंग, और दूसरा मीनिंग नजरिया। नजरिया समझते हैं? उसका अप्रोच बड़ा लिमिटेड है, मतलब उसका नजरिया बहुत लिमिटेड है ना। और अप्रोच का मतलब पहुंचना, पहुंचना। एग्जाम्पल सेंटेंस में देके बताते हैं तो ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ही हैज एन अप्रोच टू द CM। अब जरा देखिए इस सेंटेंस को, अप्रोच यहाँ एक नाउन है, क्यों? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल्स लगा है, ठीक है। और नाउन है तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या लग रहा है, और उसके बाद बात कर रहे हैं कि कहां तक पहुंच है उसकी, ठीक है। कभी कभी किसी इंसान का जीवन के प्रति नजरिया बड़ा अलग रहता है दूसरे लोगों से, है ना। तो एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ही हैज ए टोटली डिफरेंट अप्रोच, टोटली डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, ठीक है। आप यहाँ चाहते तो टुवर्ड्स के जगह टू भी लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पर जो हम अप्रोच बोल रहे हैं ये भी नाउन ही है, लेकिन इसका मतलब हो जा रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। या कह सकते हैं वे ऑफ थिंकिंग। क्या कह सकते हैं? वे ऑफ थिंकिंग। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और तब इसके साथ प्रीपोजिशन आप टुवर्ड्स लगाएं तो भी सही, टू लगाएं तो भी सही। लेकिन किसी आदमी या किसी चीज तक पहुंच, उसका एक्सेस का बात कर रहे हैं, तब प्रीपोजिशन क्या लगना चाहिए? सिर्फ टू लगना चाहिए। ये जो प्रीपोजिशंस हम डिफाइन कर रहे होते एक वर्ड के साथ आपके लिए, ये आपके फिलर्स और कॉमन एरर्स दोनों तरह के क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही। अगर आपको कभी कम्युनिकेशनल इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी कि जब आपको अंग्रेजी में बात करना है, या आपको अपना कोई चीज रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन वगैरह या लेटर ऐसे राइटिंग कुछ करना है, वहां ये चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से काम आने वाली है। डिड यू अंडरस्टैंड? जी। अब बोलिए कि नाउन कैसे है, तो देखिए भाई, ये एडजेक्टिव है, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव रहता है, यहाँ एडवर्ब है, और ये आर्टिकल है। बस यही तो पैटर्न होता है कि आर्टिकल के बाद एडवर्ब रहे, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव रहे, तो एडजेक्टिव के बाद जो शब्द आएगा वो ना क्या होगा, नाउन ही होगा, ठीक है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो चुका है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑनलाइन के बच्चे रिस्पॉन्ड कर देंगे, जहां दिक्कत रहेगा वहां पर। नेक्स्ट वर्ड बोले जी, स्पेलिंग। अच्छा, अप्रूव है, अप्रूव, अप्रूव, अप्रूव भी वर्ब है, ठीक है। अप्रूव करने का मतलब है किसी को मान्यता देना, मान्यता देने का मतलब आप कह रहे हैं कि वो सही है, हिंदी में इसको बोलते हैं मान्यता देना। और जब आप मान्यता देते हैं तो आप कहते हैं कि वो चीज सही है,
क्लियर है बात? तो मान्यता देना, जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं, द मैनेजर अप्रूव्ड, मैनेजर ने सही कह दिया। अब जब अप्रूव करते हैं तो सही कहते हैं, लेकिन जुबान से सिर्फ नहीं कहते, ऑफिशियली लेटर वाइज या फिर साइन करके अथॉरिटी के हिसाब से कहते हैं कि अभी वैलिड हो गया, है ना? अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल। अब जरा देखिए, फिर से प्रीपोजिशन का खेल आ रहा है कि आप जो चीज को अप्रूव कर रहे हो, उस चीज का चर्चा करने से पहले क्या लगा रहे हो? ऑफ प्रीपोजिशन लगा रहे हो ना? तो ये चीज का ख्याल रखना। यदि आप किसी चीज को अप्रूव करते हो, कहते हो कि सही है, तो इसका मतलब आप उसको वैलिडेट करते हो, कहते हो कि वैलिड है, वैलिडेट कर देते हो। राइट है कि नहीं? आप उसको जस्टिफाई कर देते हो। जस्टिफाई करने का मतलब कह देते हो कि भाई ये करेक्ट है। जस्टिफाई करने का मतलब होता है कोई चीज को सही ठहरा देना। ठीक है? आप उसको पास कर देते हो, अप्रूव करते हो तो कहते हो हाँ पास हो गया, राइट है। आप प्रूव करने के लिए सबूत जुटाना पड़ता है, इसमें सबूत जुटाने की बात नहीं है, इसलिए प्रूफ इससे मिलता जुलता है, लेकिन दिखने में मिलता जुलता है, लेकिन साइनोनिम्स नहीं है। क्लियर है बात? जी, जी, जी। नेक्स्ट वर्ड के लिए आप आना चाहेंगे? बताइए नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? हाँ जी, आर्किटेक्ट है। ARCHITECT है ना? आर्किटेक्ट, ये एक नाउन है। और आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंजीनियर जो डिजाइन बनाता है बिल्डिंग का। बिल्डिंग नहीं बनाता है, वो मटेरियल नहीं बनाएगा, बताएगा कि कितना छड़ लगेगा, कितना सीमेंट, कहां पर कैसे दीवार होना चाहिए, वो सिर्फ डिजाइन बनाएगा, है ना? तो डिजाइनर ऑफ बिल्डिंग्स, इसको क्या कर सकते हैं? हाँ, डिजाइनर ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है? हाँ, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है शिल्पकार या वास्तुकार। ठीक है? इसका हिंदी बहुत टफ है। ये बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाते हैं, आप जितना भी देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या मॉडर्न बिल्डिंग्स, उन सब का बनने से पहले डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है? वो डिजाइन बनाने वाले को आर्किटेक्ट कहते हैं। ताजमहल है, हवा महल है जयपुर का, या फिर बीजापुर गोल गुंबद है, ये जितने भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो ना हिस्टोरिकल, इन सब का पहले किसी ना किसी ने डिजाइन बनाया था। ठीक है? ऑफिशियली डिजाइन बनाया था, और जो भी उस समय के जो बनवाने वाले मालिक थे, जो राजा थे, बादशाह थे, जो भी, उनसे अप्रूव करवाया। आर्किटेक्ट ने अपने डिजाइन को अप्रूव करवाया, मतलब एम्पेरर ने, किंग ने आर्किटेक्ट के डिजाइन को अप्रूव किया, तब फिर उसके अकॉर्डिंग इंजीनियर्स ने उसको बनाया। इंजीनियर्स बनाते नहीं, इंजीनियर्स गाइड करते हैं, बनाते हैं मैसन, MASON, मैसन मतलब राजमिस्त्री। ठीक है? और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसके अंदर, मैसन के अंदर काम करते हैं, उनको हेल्प करते हैं। राइट? जी, हाँ, नहीं सर जी। नेक्स्ट, आर्किटेक्चर इसी से निकला है। ठीक है? आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट से निकला है। आर्किटेक्चर भी नाउन है। ठीक है? इसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ अ स्टडी ऑफ डिजाइन्स ऑफ द बिल्डिंग। इतना सारा ऑफ इसलिए लगा क्योंकि हम सिंपल रखने की कोशिश की है परिभाषा की, एक बार में पढ़ के समझ में आ जाए। होप की समझ में आ गया होगा, है ना? ब्रांच ऑफ स्टडी मतलब पढ़ाई का ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें जाकर के हम लोग बिल्डिंग्स के डिजाइन के बारे में स्टडी करते हैं। राइट? बात समझ में आ रही है? उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। हिंदी में इसको वास्तुकला कहते हैं, या शिल्प कला, या भवन निर्माण कला कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड बोलिए। एरिया, AREA। अच्छा, देखिए, एरिया बड़ा अच्छा वर्ड है। एरिया एक नाउन है, लगातार नाउन ही आ रहा है ना? एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब इलाका। क्षेत्र का मतलब क्या बोलते हैं? इलाका। कहते हैं ना कि ये तुम्हारा एरिया है, मेरा एरिया है,
ठीक है, और एरिया एक मैथमेटिकल टर्म भी है। ठीक है, किसी भी स्पेस का जो मेजरमेंट होता है टोटल, उसका एरिया कहलाता है। जैसे मान ले कि मैंने ये एक शेप बना दिया, इस शेप का क्या एरिया है? तो भाई ये रेक्टेंगुलर है, शेप है, तो इसका लेंथ गुने लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करेंगे तो इसका एरिया पता चलेगा। उसी तरह हमने एक शेप बना दिया, ये ट्रायंगुलर है, हाफ इंटू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू परपेंडिकुलर कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। उसी तरह अगर हमने ये सर्किल बना दिया तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, एरिया मतलब ये पूरा पूरा मेजरमेंट, इतना पूरा जितना ये एरिया है। ठीक है, ये पूरा मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड ऑल्सो एरिया। ठीक है, चलिए नहीं, हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे क्या? नेक्स्ट वर्ड बताएंगे क्या? आर्ग्यू, बहुत अच्छा वर्ड है, ARGUE। आर्ग्य एक वर्ब है। आप आर्ग्य करते हैं मतलब आप बहस करते हैं, आप तर्क करते हैं। तर्क करना समझते हैं? लॉजिक देना, किसी के बात काटने के लिए या अपनी बात को सही साबित करने के लिए, राइट? तो इसके लिए आप कहते हैं रीजन। तर्क देना मतलब रीजन। ठीक है, आर्ग्य करना मतलब रीजन करना या फिर जस्टिफाई करते हैं आप अपने बात को, ये भी इसका। आप किसी को अपोज करते हैं, ये भी इसका सिनोनिम्स होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, अब जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं, इसको समझिएगा। ठीक है, मैं तुमसे इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू आर्ग विद यू। मैं बहस नहीं करना चाहता, आई डोंट वांट टू आर्ग, किसके साथ? विद यू। किस पर भाई? ऑन दिस मैटर, राइट है। देखिए तो आर्ग है, आहा विद यू छूट गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, हम यहां पर ऐसे करके यू लिख दे रहे हैं। अब आप देखो कि आप जिस आदमी से बहस कर रहे हो उसके पहले विथ प्रीपोजिशन लगा रहे हो, और जिस टॉपिक पे बहस कर रहे हो उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन लगा रहे हो। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। आर्गी के खानदान से ही निकला है आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट बहुत बार स्पेलिंग टेस्ट में दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। आप जानेंगे क्या क्यों पूछा जा रहा है? जी देखिए, आर्ग्यू के अंत में आपका क्या है? ई है ना, और मेंट जोड़ने के लिए उस ई को ड्रॉप करना पड़ता है, तब आर्ग्यूमेंट बनता है। और आर्ग्यूमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज क्या है बताइए? नाउन है। तो ये जो है बहस या तर्क, इसका मतलब क्या होगा? बहस या तर्क। जाहिर सी बात है, यदि आप बहस या तर्क बोल रहे हो तो रीजनिंग हो जाएगा, हाँ या ना? जस्टिफिकेशन हो जाएगा। हाँ कि नहीं? चलिए एक एग्जांपल बोले इसमें। अब इसी बात को जो ऊपर वाले मैंने एग्जांपल कहा था कि मैं तुमसे इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता हूं, तो इसमें इसी बात को हम आर्ग्यूमेंट का यूज करते हुए लिख के दिखा दें। आई डोंट वांट टू हैव एन आर्ग्यूमेंट विद यू यू ऑन दिस मैटर। आ गया ना? अब जरा देखिए क्या फर्क पड़ गया। आई डोंट वांट टू के बाद सीधा सीधा आर्ग्य आ गया था, V1 था, लेकिन यहां पर जब एन आर्ग्यूमेंट हमने नाउन लगाया तो ये तो बहस हो गया, और करना के अर्थ में हमने क्या लगा दिया? हैव। तो हमारा पैटर्न क्या मिल गया? हैव एन आर्ग्यूमेंट, और फिर आगे उसी बढ़ा, विथ समबडी, ऑन समथिंग। नहीं समझ में आया? तो ये चीजें जो हम बताते हैं आपको बहुत बता देगा, सिखा देगा। यदि आप ऑब्जर्व करते हो, रीडिंग करते हो जाके दोबारा से, या वोकैबुलरी की वीडियोस को 2 बार 4 बार देखते हो, तो आपको इस चीज सिखा देगा कि भैया आर्ग्यू से भी सेम बात कहा जा सकता है, आर्ग्यूमेंट से भी वही बात कहा जा सकता है। कहने का तरीका बदल जाएगा, बात तो वही रहेगा। अब तरीका में क्या बदलाव लाना है ये चीजें हाईलाइट आपको करी, क्या चीजें सेम रह गई ये चीजें भी हाईलाइट करी मैंने। ठीक है, तो वीडियोस 2 बार 4 बार क्लास के बाद भी देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वाकई इंग्लिश को सीखना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो, कोर्स तो कंप्लीट हो ही रहा है,
ठीक है। अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे जो है सिलेबस दिखाते हैं कि मेरा इतना एग्जाम में पूछेगा, इतना पढ़ा दो, हमने जिंदगी भर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं, एकदम गारंटी। बोलो सर आप ऐसे भी बोलते हो रूडली। हाँ बोलते हैं रूडली, ऐसा थोड़ी है, हम कोई छुई मुई थोड़ी है कि हमेशा सॉफ्टली बात करेंगे। ठीक है, इलॉजिकल बात पर रूडली जवाब मिलेगा। बात समझ में आ रही है? आप बोल रहे हो कि आप कंपटीशन का सिलेबस पढ़ा दो और आपको कुछ पता ही नहीं चलता है, वर्ब क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, तो आप क्या खाक कर लोगे? आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ समझ में आता ही नहीं है, तो आप क्या खाक कर लोगे सिलेबस पढ़ के? तो वैसे बच्चों के लिए खास करके ये सब क्लासेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ जान रहे होते हैं लेकिन बारीकी हमेशा उनमें कमी रहती है। वो सब कुछ लिख देंगे, पढ़ देंगे, मोटा मोटी समझ जाएंगे। लेकिन कंपटीशन क्या रफ आइडियाज पर है या एकदम माइन्यूट डिटेल्स पे होता है? तो माइन्यूट डिटेल्स में ये सब चीजें बच्चे गलती करते हैं कि एन छोड़ देंगे, यहाँ पर विथ लगाएंगे कि नहीं पता नहीं चलेगा, ऑन लगेगा कि नहीं पता नहीं चलेगा, ये माइन्यूट डिटेल्स है। ठीक है, उन बच्चों के लिए भी ये कोर्स जरूरी है। उस सब कुछ जानना है। उनको लगा कि आर्ग्यूमेंट वर्ब तो हम, आर्ग्यूमेंट तो ऐसा शब्द है कि हम जानते ही हैं, हमको इसमें क्या सीखना है। लेकिन जब वो सेंटेंस बनाएंगे तो गलती बनाएंगे, और गलत सेंटेंस उनके सामने आ जाएगा तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि उसमें गलती क्या है। जिसको कहते हैं माइन्यूट लर्निंग फ्रॉम द फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट वर्ड बोलिए फिर से। ARM। देखिए आर्म एक नाउन है, बहुत सारा नाउन आ जा रहा है ना कंटिन्यू। ठीक है, और आर्म को दो तरीके से यूज किया जाता है, दो अर्थों में यूज किया जाता है। एक तो आर्म यूज किया जाता है बाह, बाह समझते हो, जो हम लोगों का बाह है वो। ठीक है, और एक हथियार, हथियार समझते हो, वेपन, वेपन है ना, उस सेंस में। जैसे गन है, नाइफ है, स्वॉर्ड है, वो सब क्या है, आर्म्स है। और जब हथियार के सेंस में यूज किया जाता है तो ये जनरली प्लूरल फॉर्म में ही रहता है, शायद ही कभी आपको सिंगुलर फॉर्म में मिले। आर्म्स यूजुअली प्लूरल, यूजुअली मतलब अक्सर, अक्सर वो किस फॉर्म में यूज किया जाता है, प्लूरल। अब ये जो बारीकी हमने बता दी ये मिसिंग होगा बहुत सारे लड़के जो जान रहे हैं कि हम तो आर्म तो जानते ही है सर, आप क्या सिखाइएगा हमको, तो हमने सिखा दिया कि देखिए यूजुअली प्लूरल रहता है। अब जब चूंकि यूजुअली प्लूरल रहता है तो इसके लिए वर्ब कैसा आप यूज करोगे, प्लूरल। बोलो सर इसको जानने से क्या फायदा है? अगर आप सही मायने में इंग्लिश को सीखना चाहते हो नॉलेज के तहत तो भी जरूरी है, एग्जाम के लिए सीखना चाहते हो तो दर्जनों बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आर्म से एक फ्रेज भी है, क्या उसको भी जानना चाहोगे? फ्रेज है ए शॉट इन द आर्म, ए शॉट इन द आर्म, ये एक इडियम है। ठीक है, इसका क्या मतलब निकलेगा ये हम बताएंगे, लेकिन पहले हम इसको समझाना चाहते हैं। क्या आप समझना चाहते हैं इसको? हाँ, बहुत आसान है इसको समझना। आप कहीं भी इनएक्टिव तरीके से, निष्क्रिय तरीके से खड़े हो, हाँ कि ना, और चटाक से आके कोई चीज आपके चोट लगा दे आर्म में, आप एक्टिव हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो कोई भी ऐसा चीज जो आपको एक्टिव सडनली कर देता है, अलर्ट सडनली कर देता है, दैट इज ए शॉट इन द आर्म। जो आपके मूवमेंट को बढ़ा देता है, जो आपको मूवमेंट में ला देता है, दैट इज कॉल्ड ए शॉट इन द आर्म। समथिंग दैट एक्टिवेट्स यू, एक्टिवेट्स यू। ये एक्टिवेट करने का काम फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, ये एक्टिवेट करने का काम मेंटल और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी हो सकता है, हाँ या ना, या इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है। वो सारा चीज जो इस सब लेवल पे से किसी भी एक लेवल या एक से ज्यादा लेवल पे आपको एक्टिवेट कर देता है, एक्टिव बना देता है, वो चीज कहला जाएगा ए शॉट इन द आर्म। क्लियर है? एक और फ्रेज है, क्या जानना चाहोगे? ए, जी, एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब क्या होता है? हाँ, एन आर्म्स लेंथ माने बाह की लंबाई, और एट माने पर, बाह की लंबाई पर मतलब थोड़ी ही दूरी पर। बाह की लंबाई पर यदि कोई चीज है तो बहुत दूर है कि थोड़ी दूरी पर है, तो आप इसको बराबर कर सकते हो वेरी क्लोज,
वेरी क्लोज। बात समझ में आ रही है? तो ये दो फ्रेजेस ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे। मेरी बात का वैल्यू वो बच्चे कर पाएंगे जो वाकई सिंसियरली क्वेश्चन बैंक का स्टडी किए हैं किसी भी एग्जाम का। जिन लोगों ने क्वेश्चन बैंक का स्टडी नहीं किया वो सिर्फ सर हम हैं इस लिहाज में मेरी बात मानेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हम सर हैं इस लिहाज में मेरी बात मानो। हम चाहते हैं तुम्हारा दिमाग मजबूर हो जाए, घुटने टेक दे मेरे सामने आके कि वाकई आप वो जो बोलते हैं वही एग्जाम में रहता है। इसके लिए आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा। और हम खुशकिस्मत मानते हैं अपने आप को तब जब लड़के 2 4 10 जगह से पढ़ के मेरे पास आते हैं। उनको पता होता है कि क्या मिल रहा है। जो अच्छा तुमने कभी खारा पानी पिया ही नहीं, तो तुम सिर्फ मीठा पानी पिया है, तो तुमको तो लगेगा पानी तो ऐसा ही होता है, इसमें खास बात क्या है। लेकिन तुम जब खारा पानी पिए हो उसके बाद मीठा पानी मिलेगा, तब उसके मिठास का वैल्यू तुमको पता चलता है। बात समझ में आई? तो हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा टहलो, घूमो, है ना? मजा आएगा फिर मेरे क्लास में पढ़ने में ज्यादा, तब तुमको वैल्यू समझ में आएगा कि क्या डिटेल्स बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कि टाइम पूरा हो गया ना वोकेबलरी का। देखिए तो वोकेबलरी का क्लास हम लोग आज यहीं पर रुकेंगे। आई होप कि आपने एंजॉय किया और सीखा भी बहुत सारा चीज। अगर वाकई आपके लिए वैल्यूएबल रहा है ये क्लास, तो आप यूट्यूब पर देखने पर इसको लाइक करेंगे और अपने इस वैल्यूएबल चीज को अपने वैल्यूएबल दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यकीन मानिए आपका नॉलेज घटेगा नहीं बढ़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि जब एक ग्रुप, बहुत सारा ग्रुप पूरा दोस्तों का एक ही चीज पढ़ रहा होता है, तो जाहिर सी बात है वो उसको डिस्कस भी करता है, और डिस्कशन ऑलवेज एड्स टू योर नॉलेज, राइट? और अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? अच्छा, ठीक है। अभी दे दे रहे हैं ड्यूरिंग द क्लास पीडीएफ। ठीक है? तो आप लोग को भी नहीं मिला पीडीएफ? कल का नहीं मिला है? ओ, अभी दे देते हैं क्लास के बाद। ठीक है जी। और अपने बेल आइकन को हिट करके और यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए मोबाइल में, ताकि नोटिफिकेशंस मिलता रहे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे वीडियो थोड़ा सा देख के छोड़ते हैं, लाभ नहीं मिलेगा। अगर पूरा लाभ चाहिए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है? और हम ये रिकमेंड करेंगे रादर कि हर एक वीडियो को 3 बार 4 बार देखिए। इनफैक्ट देखना क्या है, प्ले कर दीजिए और कान में आवाज जाने दीजिए। प्ले द वीडियो एंड लेट द वॉइस गो टू योर ईयर्स। अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली उसको सुनते रहो, अपने आप कमांड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।